Good evening and Om Sai Ram everyone. Welcome to Destiny Stars platform. Piyush sir, let's begin today's topic of Jupiter and Saturn transit. जी हाँ, बस मैं PDF 1 सेकंड में स्टार्ट। जी आप सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सब बढ़िया हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक अभी आपने सुन ही लिया। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़ाऊंगा, ट्रांजिट कैसे रीड करें। इसके अलावा तिथि के ऊपर एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको और पढ़ाऊंगा। दो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन आप कोर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगा। और एज यूजुअली मैं फिर से बता दूं, हमारी फ्री क्लास पेड से भी अच्छी है। फ्री क्लास में पूरा कोर्स तो नहीं कवर किया जा सकता, बट हमेशा मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ। क्या आप मेरी कोई पेड क्लास अटेंड करें ना करें, बट वो जो मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ उसी कॉन्सेप्ट पे ही सब कुछ बेस्ड होता है, कि आप अपने आप भी पढ़ के फिर उसको कर सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम प्लेनेट की डिग्री को लेके था, वो पूरा कोर कॉन्सेप्ट मिल गया। अब आप 2 प्लेनेट की प्रेडिक्शन आराम से कर सकते हैं। आगे पीछे डिग्री वाइज तो पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट ही बता दिया, वरना मैं ये भी कर सकता था ना कि सन आगे है, राहु पीछे है, तो ये होगा। फिर आप नोट करते, अच्छा सन आगे होगा, राहु पीछे है, सन आगे है, तो ये प्रेडिक्शन होगा, नोट कर लिया, बता रहे हैं। उसमें क्या होता, आप केवल सन राहु का सीख पाते कि राहु आगे सन पीछे तो ऐसा होगा, और सैटर्न राहु हो गया तो कैसा होगा। तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही बता दिया। अब आपको कारक पता है, बाकी चीजें पता है, तो आप सबकी प्रिडिक्शन कर सकते। ज्यादातर फ्री क्लासेस में यही होता है, कॉन्सेप्ट फ्री, क्या लोग पेड में भी कॉन्सेप्ट नहीं देते। जब कॉन्सेप्ट आपको मिल गया ना, आपको खाना बनाने का तरीका पता चल गया, तो आप कुछ भी पका सकते। इस तरीके से आप समझिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी फ्री क्लास पेड से भी अच्छी है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को पकड़ के फिर आप अपने आप भी कर सकते हैं। कोई बुक पढ़ के, कहीं भी कुछ करके, कोई वीडियो देख के, या अपने आप अगर उससे रिलेटेड थोड़ा भी बेस आपको पता है, वो आप करते चले जाएं, होता चला जाए, इस तरीके से। इसलिए आज भी मैं आपको बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो काफी बाकी चीजें आप खुद ही निकाल लेंगे। मैं कुछ एग्जांपल भी दे दूंगा आपको, बट आप ध्यान दीजिएगा उस कॉन्सेप्ट को समझने में। ऐसा ना हो कि आप कॉन्सेप्ट मिस कर दें, फिर कोई फायदा नहीं उसका। चलिए करते हैं। तो आज का क्लास होगा ट्रांजिट। उसके पहले थोड़ा सा बेसिक बता दूं, जिनको नहीं पता उनको पता रहे, जिससे कि उनको कोई कंफ्यूजन रहेगा तो फिर ट्रांजिट नहीं समझ पाएंगे। ज्यादातर लोगों को पता ही है फिर भी, ठीक है। हालांकि ट्रांजिट BNN पे बेस होगा, बट इसमें BNN और वैदिक दोनों मिक्स करके यूज करेंगे, ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आता है। तो आप देखिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजी हो, उसमें 12 हाउस, 12 साइन, 9 प्लैनेट होता है। BNN में साइन का कम यूज होता है, बस ये डिफरेंस। बट अभी आप वो निकाल दीजिए, यूज होता ही नहीं होता। लेकिन है ट्रांजिट BNN में भी, वैदिक में। तो आप ये फोकस कीजिए ट्रांजिट कैसे रीड। ये खिचड़ी मत पकाइएगा, BNN है उससे कहीं से भी लगाएंगे वो काम करेगा। तो 12 हाउस होते हैं, 12 साइन होते हैं, 9 प्लैनेट। हर हाउस के अपने सिग्निफिकेशन है, साइन के सिग्निफिकेशन है, प्लैनेट के सिग्निफिकेशन है, जो आपको पता होनी चाहिए। बेसिक है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कवर कर रहा हूँ।
तो ये हमें कोर टॉपिक खत्म करना है। जैसे फर्स्ट हाउस हेल्थ का है, सेकंड हाउस फैमिली बैंक बैलेंस का है, बहुत सारे और भी लिखे हैं, जिनको नहीं पता वो स्क्रीनशॉट ले सकते। थर्ड हाउस आपके शॉर्ट ट्रेवल का है, छोटे भाई बहनों का है। फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी और गाड़ी का है। फिफ्थ हाउस बच्चों का है, लव अफेयर का है। सिक्स्थ हाउस लोन का है, जॉब का है, एनिमी का है, कोर्ट केस का है। सेवेंथ हाउस रिलेशनशिप का है, बिजनेस का है। एट्थ हाउस ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी साधना का है। ट्वेल्थ हाउस आपके टीचर सॉरी नाइन्थ हाउस आपके हायर नॉलेज गुरु का है। टेंथ हाउस कैरियर का है, नी ज्वाइंट का है। इलेवेंथ हाउस इनकम सैलरी बड़े भाई बहनों का है। ट्वेल्थ हाउस बेडरूम और स्लीप का है, और फॉरेन लैंड। उसी तरीके से हर प्लेनेट कारक है। सन कारक है फादर का, गवर्नमेंट का, ईगो का, हार्ट का, आइस का, बोन्स का। मून है मदर, इमोशन, ब्लड, फूड, ट्रेवल का। मरकरी स्पीच, डॉक्यूमेंट, एजुकेशन, स्किन, नर्वस सिस्टम। जुपिटर वेल्थ, हैप्पीनेस, बच्चे, हस्बैंड, डाइजेशन, लीवर, इंटेस्टाइन। वीनस कारक है रिलेशनशिप, स्पाउस, ब्यूटी, किडनी, रिप्रोडक्टिव पार्ट और मैरिज का। सैटर्न हार्ड वर्क, कैरियर, पेन, डिजीज, मसल्स, लेग्स का। मार्स कारक है ब्रदर, प्रॉपर्टी, करेज, ब्लड सेल्स, बोन मैरो। राहु कारक है फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर का। केतु स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, साधना इनका। और 12 राशियां होती हैं। हर राशियों का फिक्स नंबर होता है, और हर राशियों के कोई ना कोई लॉर्ड है। तो 1 नंबर है एरीज यानी मेष, 2 नंबर है टॉरस यानी वृषभ, 3 नंबर है जेमिनाई यानी मिथुन, 4 नंबर है कैंसर यानी कर्क, 5 नंबर है लियो यानी सिंह, 6 नंबर है वर्गो यानी कन्या, 7 नंबर है लिब्रा यानी तुला, 8 नंबर है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक, 9 नंबर है सैटर्न यानी सजिटेरियस यानी धनु, 10 नंबर है आपका कैप्रिकॉन यानी मकर, 11 नंबर है एक्वेरियस यानी कुंभ, 12 नंबर है पाइसीज यानी जुपिटर का मीन राशि। एरीज का लॉर्ड मार्स है, मंगल है। टॉरस का लॉर्ड वीनस यानी शुक्र है। जेमिनाई का लॉर्ड मरकरी यानी मिथुन है। कैंसर का लॉर्ड मून यानी चंद्रमा है। लियो का लॉर्ड सिंह है, सॉरी सिंह का लॉर्ड सन है यानी सूर्य। वर्गो यानी कन्या का लॉर्ड या स्वामी मरकरी यानी बुध है। तुला राशि के स्वामी यानी लॉर्ड शुक्र है, वीनस। स्कॉर्पियो का मार्स एंड केतु। सेजिटेरियस का जुपिटर। कैप्रिकॉन का सैटर्न। एक्वेरियस के सैटर्न और राहु है। पाइसिस का जुपिटर है। ओके, तो ये 12 राशियां हैं, उनके लॉर्ड हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और हर राशि का एक नंबर है। तो चार्ट में हाउस फिक्स होते हैं, जो नंबर लिखा होता है वो राशि का होता है। जैसे फर्स्ट हाउस में यहाँ 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर मतलब लिब्रा यानी तुला राशि। सेकंड हाउस में 8 नंबर लिखा है तो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। तीसरे हाउस में 9 नंबर लिखा है तो सेजिटेरियस यानी धनु। चौथे हाउस में 10 नंबर लिखा है तो कैप्रिकॉन यानी मकर। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ फर्स्ट हाउस में 8 नंबर आ गया मतलब स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। सेकंड हाउस में 9 नंबर आ गया टॉरस यानी सॉरी 9 नंबर आ गया सेजिटेरियस यानी धनु। तीसरे में 10 नंबर आ गया कैप्रिकॉन यानी मकर। और हाउसेज और प्लेनेट भी लिखे हुए हैं। तो ये हो गया। उसके अलावा हर साइन का कोई ना कोई लॉर्ड होता है। तो किसी हाउस में जो नंबर लिखा है वो राशि का है, उसका लॉर्ड जो प्लेनेट है वही उस हाउस का लॉर्ड कहा जाए। जैसे यहाँ पे 10 नंबर है, 5 नंबर लियो लिखा है। अगर आपसे कोई पूछे 10वें घर का स्वामी कौन है, तो लियो का लॉर्ड कौन है, सन, सूर्य कहेंगे। वो कहाँ बैठा है, 7th हाउस में टॉरस यानी वृषभ राशि। फोर्थ हाउस का लॉर्ड कौन है, तो फोर्थ हाउस में कौन राशि है, एक्वेरियस, 11 नंबर। उसके दो लॉर्ड होते हैं, सैटर्न और राहु। सैटर्न बैठा है 7th हाउस में टॉरस 2 नंबर राशि में। राहु बैठा है सेकंड हाउस में पर 9 नंबर राशि, सजिटेरियस यानी धनु। इस तरीके से ये बेसिक है बिल्कुल, आपको ये पता होना चाहिए। 12 राशियां, 12 राशियों के लॉर्ड, ये सारा। तो अब आप देखिए कि कैसे करना। तो ये जिनको नहीं पता वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर कोई ऐसा है जिसको राशियों के लॉर्ड और नाम ना पता हो, ये ले लीजिए। इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेने में आराम है।
ये जनरली लोगों को पता होता है, इसलिए मैंने बस एक क्विक रिव्यू आपको दे दिया। ठीक है, ये प्लेनेट के सिग्निफिकेशन है, इसका रिव्यू। ये ऊपर प्लेनेट, ये हाउसेस के हैं, उनका ले लीजिए, फर्स्ट से ये फोर्थ हाउस तक। फिफ्थ से एट तक। फिर 9 से 12। इसके अलावा हर प्लेनेट की दृष्टि होती है। हम आज बात करेंगे सैटर्न और जुपिटर की, और ट्रांजिट में सबसे मेन है उनकी दृष्टियां। हालांकि यहाँ पे मैंने सब लिख दिया कि हर प्लेनेट की 7वीं दृष्टि होती है। कोई प्लेनेट जिस हाउस में बैठेगा वहां से 7वें घर को देखता है। 7वां घर हमेशा सामने वाला होता है, नहीं आपको पता तो आप काउंट कर सकते हैं। जैसे ये चार्ट है, मान लेते हैं। ठीक। जैसे सन यहाँ फोर्थ हाउस में बैठा है, तो 10th हाउस में दृष्टि डालेगा, 7वीं दृष्टि। काउंट भी कर सकते हैं, फोर्थ, 1 2 3 4 5 6 7। 10th हाउस आया, 7वां घर, फोर्थ। जैसे मार्स यहाँ सेकंड हाउस में बैठा है, तो उसकी 7वीं दृष्टि 8th हाउस से पड़ेगी। सैटर्न में बैठा है, सैटर्न की भी 7वीं दृष्टि 8th हाउस से पड़ेगी, क्योंकि ठीक सामने 7वां घर है। काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हाउस तो 8th है, जहां पे 2 नंबर टॉरस लिखा है, क्योंकि हम काउंट तो फर्स्ट हाउस से करेंगे ना। पर मार्स से ये 7वां घर है, तो कोई भी प्लेनेट अपने ठीक सामने वाले घर पे दृष्टि डालता है। सामने वाले घर का मतलब जहां बैठा है वहां से काउंट कीजिए 7वां घर, इस तरीके से हर प्लेनेट। अब इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि 7वीं तो सबकी होती है, कुछ प्लेनेट की एक्स्ट्रा भी दृष्टियां हैं। उसमें कौन है? सैटर्न और मार्स। सैटर्न की दृष्टि होती है 3 7 और 10। 7वीं तो सबकी है ही, तीसरी और 10वीं अलग होती है इसकी, कि जहां बैठेगा वहां से तीसरे घर को भी देखेगा और 10वें घर को। इसी तरीके से मार्स की भी 7वीं तो होती है, चौथी और 8वीं भी होती है, फोर्थ और एट्थ। जहां बैठता है वहां से फोर्थ और एट्थ को देखता है। ठीक इसी तरीके से जुपिटर, राहु, केतु, इनकी भी 7वीं तो होती है, उसके अलावा 2 और होती है, फिफ्थ और नाइन्थ। जहां बैठेंगे वहां से 5वें और 9वें घर को भी देखें। और बाकी जितने प्लेनेट बचे, सन, मून, मरकरी, वीनस, इनकी केवल एक दृष्टि होती है, 7वीं। तो 7वीं तो सबकी होती है। अब आइए समझ लेते हैं कैसे। जैसे देखिए, मार्स यहाँ बैठा है, 7वीं दृष्टि ठीक सामने हाउस पे पड़ेगी, 10th हाउस। पर 2 और दृष्टियां होती, फोर्थ और एट्थ। जहां बैठेगा वहां से फोर्थ और एट्थ हाउस को देखेगा। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4, इसकी फोर्थ दृष्टि पड़ रही 7th हाउस। एट्थ कहाँ जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7। 7th आ गई 10th हाउस पे, जहाँ 5 नंबर लिखा। एट्थ दृष्टि कहाँ आ गई? 11th हाउस। इसकी 3 दृष्टियां होती। इसी तरीके से जुपिटर की भी 7वीं तो होती है, 5वीं और 9वीं 2 और होती है। देखिए यहाँ बैठा है, 1 2 3 4 5। जुपिटर की 5वीं दृष्टि 3rd हाउस में बैठा, 7th हाउस में। और 7वीं ठीक सामने पड़ेगी, 9th हाउस पे। काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 9th हाउस पे इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी। तो 7वीं तो सबकी होती है। इसकी कौन सी एक्स्ट्रा थी? एक 5वीं हमने देखी, एक 9वीं। तो 8 और 9। 9th एस्पेक्ट जुपिटर का 11th हाउस में, यहां से भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से। तो इस तरीके से मार्स और जुपिटर के 2 एक्स्ट्रा एस्पेक्ट होते हैं। इसी तरीके से सैटर्न की भी 7वीं तो होती ही है, जहां बैठेगा वहां से 7वें घर को देखेगा। ठीक, 2 और होती, तीसरी और 10वीं। इसी तरीके से सैटर्न की भी 2 एक्स्ट्रा होती है, 7वीं के अलावा।
कौन सी? जहां बैठेगा वहां से 3, 7 और 10, तीसरे घर को देखेगा और 10वें घर को, 7वें को तो देखता ही। जैसे यहाँ बैठा है सेटन, तीसरी दृष्टि कहाँ जाएगी? 7th हाउस में बैठा है, 1 2 3। थर्ड एस्पेक्ट 9th हाउस, सातवीं कहाँ जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट हाउस पे, तो सातवीं तो सामने है। एक और होता है 10th एस्पेक्ट, वो कहाँ जाएगा? यहाँ से 10वें घर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जहां बैठेगा वहां से तीसरे, 10वें और 7वें घर को देखेगा। तो ये याद रखिए, सैटर्न और जुपिटर 3, 7 और 10 जहां बैठते हैं, तीसरे, 10वें और 7वें घर को। जुपिटर जहां बैठता है वहां से 5वें, 9वें और 7वें घर पे दृष्टि डालता है, 5 7 और 9। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, उसको नहीं पता। यहाँ साहू केतु जुपिटर का लिखा है 5th और 9th, 7th नहीं लिखा, तो मान लीजिए 7th सबकी होती है। तो ये क्लियर हो। अब बात करते हैं कैसे ट्रांजिट हो रही है। देखिए, हर प्लेनेट के मोशन का एक फिक्स टाइम है कि कौन सा प्लेनेट किस राशि में कितने दिन तक रहेगा। तो सारे के सारे टाइमिंग जो बेस्ड है इवेंट के, वो सैटर्न और जुपिटर के बेस पे। सन, मून, मार्स, मरकरी ये किसी इवेंट को जनरेट नहीं करते। जो आप पढ़ते हैं ना चंद्रमा का गोचर, वो जनरलाइज वो है, उनके बेस पे कोई बड़ा इवेंट नहीं होता लाइफ। बड़ा इवेंट हमेशा सैटर्न और जुपिटर के ट्रांजिट यानी गोचर से। तो सैटर्न हमेशा एक राशि में 2.5 ईयर्स यानी 2.5 साल तक रहते हैं। जैसे अभी क्या है, अभी आप देखिए इस समय, इस साल सैटर्न क्या हुआ, जनवरी में कुंभ राशि में चलेगा। तो आप देखिएगा अब 2.5 साल तक ये कुंभ यानी एक्वेरियस में ही रहेंगे। जुपिटर अभी 22 अप्रैल को एरीज यानी मेष राशि में, अब ये 1 साल तक मेष में ही रहेगा। तो सैटर्न स्लो मूविंग प्लेनेट, 2.5 साल तक एक ही राशि में रहेगा, और जुपिटर 1 साल तक एक राशि में रहता है। तो सैटर्न हर 2.5 साल बाद अपनी राशि बदलता है। अब अभी वो जनवरी में गया है, क्या बोलते हैं, कुंभ में, ठीक 2.5 साल बाद अप्रोक्सीमेटली वो पाइसिस में चला जाएगा, मीन राशि। सैटर्न जुपिटर अभी एरीज में गया है 22 अप्रैल को, 1 साल बाद आपको टॉरस यानी वृषभ में चला जाएगा। तो कभी भी ट्रांजिट इनका चेक करना है, चाहे आप गूगल पे सर्च करके चेक कर लीजिए, या जिस साल का चाहिए उस साल का कोई भी चार्ट बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको अभी सितंबर 2030 का कुछ देखना, तो सेप जाइए आप किसी भी ऐप में, एस्ट्रो सेज है, जे हो रहा, जो भी आप यूज करते हैं, उसमें अननोन नाम से एक कोई भी चार्ट बना लीजिए सितंबर 2030 का। टाइमिंग अपने हिसाब से कोई भी चूज कर लीजिएगा, और मंथ, वो क्या बोलते हैं, मंथ जो भी है उसका, भाई मान लेते हैं सितंबर 2030 का बनाना है, तो आप किसी भी डेट को ले लीजिए ना, 20 सितंबर 2030 को ले लीजिए। टाइम चूज कर लीजिए 24 घंटे में कोई भी। प्लेस जहां आप हैं अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए, अपनी कंट्री के हिसाब से कोई भी। मान लेते हैं आप बैंगलोर में रहते हैं, तो बैंगलोर में ले लीजिए, और आप डालेंगे तो चार्ट बना आ जाएगा। तो वहां उस चार्ट में पता चल जाएगा, जैसे आपका बर्थ चार्ट आता है वैसे ही वो चार्ट आ जाएगा। तो उसमें आपको पता चल जाएगा सैटर्न किस राशि में लिखा है, जुपिटर किस राशि में लिखा है। तो भी आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस 2030 सितंबर में शनि किस राशि में, जुपिटर किस राशि। जब भी जिस साल और जिस महीने का आपको, या आप मेंटली कैलकुलेट कर पाए, तो मैंने अभी आपको बताया, ऐसे एक बार आपको पता चल गया, अभी जैसे आज है
कि आपको पता चल गया कुंभ राशि में जनवरी में चले गए हैं, तो आप गिन सकते हैं ना 2.5 साल कब, 2.5 साल बाद ठीक है पाइसिस में चले जाएंगे 2025 अप्रैल के बाद, तब तक इनके 2.5 साल पूरे हो जाएंगे अप्रैल या मई के। जुपिटर 22 अप्रैल को जो है एरीज में गया, मेष राशि में, 1 साल बाद चेंज करना है, तो 1 साल का, अब मतलब 22 अप्रैल 2023 को ये एरीज यानी मेष में गए हैं, तो 22 अप्रैल के अराउंड या समथिंग, या मैं कहता हूँ डेट छोड़िए, अप्रैल में गया तो अभी अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि अप्रैल 2024 में ये टॉरस यानी वृषभ राशि में चले जाए। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो सिंपल सा फंडा ये है कि आप जो है जिस साल जिस महीने का सैटर्न जुपिटर का गोचर देखना है किस राशि में हो रहा, उस साल उस महीने का कोई भी चार्ट बना के देख लीजिए, क्योंकि डेली तो बदलते नहीं। मान लेते आपने सितंबर 20 का देख लिया आपने, 2030 20 सितंबर 2030 का, तो वो जल्दी महीने 2 महीने 10 दिन में तो चेंज होता नहीं, क्योंकि 2.5 साल में। अब वो बात की बात है कि आपने 20 सितंबर का देखा, तो आप ये देख लीजिए कितने डिग्री के हैं जुपिटर और सैटर्न, पता चला 29 डिग्री के हैं, तो भले 2-3 दिन बाद चेंज हो जाएगा, तो आप खुद ही समझ जाएंगे 2-4 दिन बाद तो अगली राशि में जाने। तो इसलिए सबसे बेस्ट रिलायबल वे ये है कि जब आपको जरूरत हो उस साल उस महीने का पहले ट्रांजिट का कोई भी बर्थ चार्ट बना के रैंडमली देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे आप अभी बैठे हैं, ठीक है, अब आपको 2045 में देखना है कि 2045 में मई महीने में किस राशि, मई महीने में किसी भी दिन का चार्ट अभी बना के देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक। अब इस ट्रांजिट को अपने बर्थ चार्ट पे कैसे अप्लाई करते हैं इवेंट, ये आपको बताऊंगा। तो सिंपल सा रूल ये है कि जिस राशि में ये ट्रांजिट कर रहे होते हैं, आपको बस ये देखना होता है कि वो राशि कौन सी, इससे आगे आपको कोई मतलब नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल इस समय सैटर्न एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में गोचर कर, तो आपको अब ये देखना है कि आपका जो बर्थ चार्ट है वहां पे एक्वेरियस कहाँ पे, किस राशि, वो मार्क कर लेना है। या जुपिटर किस राशि में है, जैसे मान लेते हैं जुपिटर अभी एरीज यानी मेष राशि, तो आपको अपने बर्थ चार्ट में आके मार्क कर लेना है कि वो मेष राशि किस हाउस में आ रही है, 7th में आ रही, कि 6th में आ रही, कि 10th में आ रही। तो आपको ये देखना होता है कि सैटर्न और जुपिटर किस राशि में गोचर कर रहे हैं, वो राशि आपके किस भाव यानी हाउस में आ रही है उसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, सब कुछ देखना अपने बर्थ चार्ट पे ही है, वहां पे नहीं। ट्रांजिट में जो चार्ट बनाया था उससे तो बस खाली राशि पता करनी। अब देखिए जैसे मान लेते हैं ये तुला लगन, सैटर्न इस समय कुंभ में गोचर कर रहा है, तो हमको पता है। अब इस इंसान के चार्ट पे कुंभ कहाँ है वो देखेंगे, तो कुंभ राशि 5th हाउस में आ गई, तो इसको मार करेंगे कि अब सैटर्न 2.5 साल तक इसके इस भाव में गोचर करेंगे। मेष राशि कहाँ आ रही, 7th हाउस में, तो जुपिटर जो है मेष राशि में है, तो मेष राशि में रहेगा अब इसके हिसाब से 1 साल, तो इसके 7th हाउस में गोचर कर रहा है। जैसे इस चार्ट में देखते हैं कुंभ राशि में शनि है, तो कुंभ राशि कहाँ है, 4th हाउस में, मतलब 4th हाउस में अब 2.5 साल तक असर डालेगा। जुपिटर कहाँ है, मेष में, तो मेष 6th हाउस में आ गया, तो इसके लिए जो है 6th हाउस एक्टिव रहेगा। अब होता क्या है, पहले तो एक जनरल फिनोमिना आपसे, कि शनि देव रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण जिस हाउस में जिस राशि में गोचर कर रहे होंगे, वो आपके जिस हाउस में आएगी ना, आप देखेंगे 2.5 साल तक उसकी आपकी लाइफ उसके इर्द गिर्द घूमेगी, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उस हाउस को लेके बहुत बढ़ जाएगा। आपको लगेगा यही सब कुछ है, पूरा फोकस आपका वो लेंगे, पूरी मेहनत आप करेंगे ये सोचिए कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
इसके बिना तो हमारा लाइफ चलेगा ही नहीं। सडनली वो हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, उस हाउस में भी और उस प्लेनेट को लेके। अब प्लेनेट को कैसे रीड करना है, तो जो प्लेनेट वहां बैठा है उस राशि में जहां पे शनि और जुपिटर गोचर कर रहे हैं, उसके कारक जो मैंने अभी बताया और लॉर्डशिप, किस हाउस के लॉर्ड है, उस पर भी असर आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कुंभ राशि यहाँ फोर्थ हाउस में, तो अब इसका इस केस में सैटर्न यहाँ फोर्थ हाउस में गोचर कर रहा है, तो इस इंसान की लाइफ में चौथा घर बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा। चौथा घर मदर का है, प्रॉपर्टी का है, गाड़ियों का, इसको लेके हम अब इसका दिमाग एक्टिव हो जाएगा, पूरा ध्यान इस पे रहेगा, इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ करना है। इसको लगेगा यही सब कुछ है, ये अगर नहीं किया तो पता नहीं क्या होगा लाइफ, पूरा जोर इस पे देंगे। ऐसा लगेगा अरे पता नहीं प्रॉपर्टी नहीं बनाई तो क्या होगा। दूसरा, यहाँ मार्स भी बैठा, तो मार्स में को लेके भी इसका विचार ऐसे ही होगा। अब मार्स किस चीज का कारक है, भाइयों का, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी का। मार्स कहाँ का लॉर्ड है, सिक्स हाउस का लॉर्ड और लगन का लॉर्ड। सिक्स हाउस है जॉब का, लोन का। अब इसको लगेगा पता नहीं लोन नहीं मिला तो क्या हो जाएगा। सिक्स हाउस बीमारियों का है, तो बीमारियां, तो इसको लगेगा पता नहीं कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी तो क्या होगा। प्रॉपर्टी नहीं बनी तो क्या हो जाएगा। उस हाउस को लेके आप एक्टिव हो जाएंगे, ऐसा लगेगा बस इन 2.5 सालों में यही पूरा जीवन है। जैसे भी मैं जनरल प्रिडिक्शन बता दूं, वृश्चिक लगन स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए फोर्थ हाउस में सैटर्न गोचर कर रहा है। अभी सडनली ना मदर की हेल्थ को लेके, प्रॉपर्टी या गाड़ी को लेके, वो बहुत एकदम उनको ऐसा फील आ रहा होगा कि अरे ये करना ही करना है, प्रॉपर्टी बनानी ही बनानी है, या गाड़ी खरीदनी है, पता नहीं गाड़ी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। पूरा ध्यान इस पे रहेगा, पता नहीं मदर की हेल्थ में कुछ हो गया तो क्या होगा। इतना फोकस हो जाएंगे बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाए। पता नहीं मैंने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी या घर नहीं बनाया तो क्या होगा, या प्रॉपर्टी नहीं बिकी तो, मतलब उस चीज को लेके पूरा आपका ध्यान उधर जाएगा। पूरे अब 2-2.5 साल तक ऐसे ही रहेगा। जिस हाउस में सैटर्न चला जाता है उस हाउस को लेके, और वहां पे कोई प्लेनेट है तो उसके कारक और लॉर्डशिप को लेके पूरा 2.5 साल ना आप पूरा ध्यान उस पर ही देते हैं। आपको लगता है कि पता नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ ना हो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही ऊपर आपको लगता है। और जैसे ही 2.5 साल बाद शनि अगले हाउस में जाएगा तो आपको लगेगा अरे हमने तो कुछ ज्यादा ही वहां पे ध्यान दे दिया, इसकी चक्कर में बाकी चीजें मिस कर। क्योंकि सैटर्न कर्मों का कारण है। तो इसीलिए 12 राशियों में जैसे जैसे सैटर्न हर 2.5 साल बाद जाते जाते हैं, हमारा ध्यान उधर उन 2.5 सालों के लिए जाता है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी आती जाती है। ऐसा ही जीवन का चक्र चलता है। इसलिए देखिए ना, हर 2-2.5 साल बाद आपके थॉट प्रोसेस में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। अगर ऐसा नहीं हो तो आप सोचिए, एक इंसान का एक ध्यान एक ही तरफ है पूरी लाइफ, बाकी चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रहा। और 2.5 सालों में आपको लगेगा बस अब ये काम करना ही करना। जैसे अभी शनि का गोचर 11वीं राशि में हो रहा है ना, देखिए। जैसे ये देखिए, ये मेष लगन वालों के लिए 10th हाउस में होता है। ये भूल जाइए, सॉरी 11th हाउस। जैसे मैंने मेष के लिए बताया, इसीलिए इसी तरीके से आप हर राशि के लिए देखें। जैसे टॉरस वालों के लिए अभी सैटर्न जैसे ही कुंभ राशि में आ गया तो पूरा फोकस उनका कैरियर में, कि कैरियर पे ध्यान देना है, काम करना है, कैरियर में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब उनको 2.5 साल तक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरियर की रहेगी, कैरियर को लेकर कोई इशू नहीं आना। जैसे ही 2.5 साल बाद वो आईसीयू में चला जाएगा तो उनको लगेगा अरे हमने कैरियर के चक्कर में बाकी चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया, इतना फोकस्ड हो गए। लेकिन अभी उनको एकदम से कैरियर उनकी लाइफ में एक्टिव हो जाएगा। आप पीछे का भी चेक कर सकते हैं कि आप चलिए अभी एक्वेरियस में गया है, उसके पहले कैप्रिकॉन में था तो कैप्रिकॉन किस हाउस में, तो आप देखेंगे आपको खुद पता चल जाएगा लास्ट 2 सालों में पूरा ध्यान आपका वहां पे था। और जैसे ही अभी जनवरी में एक्वेरियस में चला गया तो आपको लगता है कि अरे कुछ ज्यादा ही हम वहां पे डूब गए थे।
जैसे लियो वाले हैं, अभी 7th हाउस में चला गया है सैटर्न, एक्वेरियस में। 7th हाउस में एक्वेरियस है, तो 7th हाउस में गोचर कर रहा है। तब उनका पूरा ध्यान रिलेशनशिप, स्पाउस, मैरिड लाइफ को लेके होगा। मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज हो जाना चाहिए, मैरिज हो चुका है तो मैरिड लाइफ को लेके कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, या कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उस पर ध्यान होगा, इसको कैसे रिजोल्व करना है। उसके पहले तक भी जब कैप्रिकॉर्न में था तो उनका पूरा ध्यान अपने हेल्थ पे, अपनी जॉब, इन चीजों को लेके था, या लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट थे। जैसे एक्वेरियस वालों के लिए तो लगन में आ गया, पूरा ध्यान हेल्थ पे, इन जनरल ओवरऑल लाइफ। अभी उसके पहले था जो 12th हाउस में था तो फॉरेन है, स्लीप है, कंफर्ट है, या 12th हाउस की चीजों पे था। 12th हाउस है लेट गो करने का, भगवान भरोसे चीज, इस तरीके समझो। तो जहां भी आएगा, अब सिंपली ये तो कॉन्सेप्ट समझाने का था, अब मैं बताता हूँ कैसे यूज करना है। ये बहुत ही सिंपल है, ये तो अभी तक सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताएगा। अब आपको पता है सैटर्न 2.5 साल एक राशि में रहता है, जुपिटर 1 साल। अब होगा क्या कि जैसे ही सैटर्न किसी हाउस में जाएगा, वो 2.5 साल के लिए उस हाउस का रिस्पॉन्स, उस हाउस को लेके आपका फोकस वहां पे चला जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा, आपका पूरा ध्यान उस पर रहेगा। और वहां से सैटर्न दृष्टि जहां जहां डालेगा, 3, 7 और 10 दृष्टियां होती हैं। एक जगह सैटर्न बैठ गया, 3 जगह दृष्टि डाल दी, तो उस 4 हाउस को लेके बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, पूरा ध्यान आपका वहां पे उस 2.5 साल के लिए, कि इस 4 हाउसेस के काम तो निपटाने ही। बट होंगे कौन से ये कंफर्म नहीं, और कब होगा। लेकिन ये पता चल चुका है कि इन 4 हाउसेस के रिलेटेड इवेंट अब आपके इस 2.5 साल में हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, सैटर्न एक हाउस में बैठा, 3 पे दृष्टि डाली, 4 घर को एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद हर साल जुपिटर अपना ट्रांजिट चेंज कर, तो जिस हाउस पे जुपिटर आ जाएगा या दृष्टि पड़ जाएगी, उस हाउस का इवेंट या काम आपकी लाइफ में हो जाएगा। जैसे सैटर्न पहले क्या किया, एक हाउस में बैठा, 3 पे दृष्टि डाली, तो उसने बता दिया कि ये 4 हाउस के रिलेटेड इवेंट 2.5 साल में हो जाएंगे। अब आप सडनली एक्टिव हो जाएंगे उन चीज। बस उस 2.5 साल में भी किस साल होगा ये भी तो देखना है, 2.5 साल तक थोड़ी होता रहे। तो 2.5 को 1 साल पे कैसे लाना है, वो ये है कि उसमें से जुपिटर जब हर साल राशि चेंज करते करते उन 4 हाउस में से किसी पे दृष्टि डाल देंगे या गोचर कर जाएंगे, उसी हाउस का इवेंट कंफर्म। हाउस भी देखना है, वहां पे जो प्लेनेट बैठे हैं उनको भी देखना है, उससे रिलेटेड इवेंट होगा। सिर्फ यही सिंपल सा गोचर है, और कुछ नहीं। अब मैंने आपको हाउस के सिग्निफिकेशन बताया, प्लेनेट के बताए। अब देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं ये चार्ट टॉरस का है, सैटर्न अभी कुंभ राशि में है। ठीक, अब सैटर्न कहाँ, कुंभ राशि 10वें घर में, तो 10वें घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। यहां से 7वीं दृष्टि पड़ी 4th हाउस पे, चौथे घर की आ गई। तीसरी दृष्टि पड़ी 12th हाउस पे, तो 12th हाउस भी एक्टिव कर दिया। यहां से 7वीं दृष्टि पड़ी, सॉरी 10th दृष्टि पड़ी 7th हाउस पे, तो 7th हाउस भी एक्टिव हो गया। अब 4th हाउस प्रॉपर्टी व्हीकल का है, मदर का है। 7th हाउस बिजनेस या मैरिज का है। 12th हाउस जो है फॉरेन का है। अभी 4 घर से रिलेटेड इवेंट 2.5 साल में होने। 12th हाउस हॉस्पिटल का, तो बीमारियां भी आ सकती। और 10th हाउस कैरियर का, तो कैरियर के रिलेटेड इवेंट। बस अब ये देखना कि इस 2.5 साल में से किस साल कौन सा इवेंट हो। तो सैटर्न यहाँ बैठा, तीसरी दृष्टि डाल रहा था 12th हाउस पे। 10th और 12th तो एक्टिव है ही, और 12th हाउस में मेष राशि, अभी जुपिटर भी मेष में चला गया, तो जुपिटर ने भी 12th को एक्टिव कर दिया। तो अब सैटर्न और जुपिटर दोनों ने 12वें घर को एक्टिव कर दिया। तो ये कन्फर्म है, फॉरेन रिलेटेड इवेंट या 12वें घर का इवेंट जरूर हो। तो सैटर्न और जुपिटर जिस हाउस के लॉर्ड को या जिस प्लेनेट को एक्टिव कर देंगे, उससे रिलेटेड इवेंट उस साल हो जाएगा। बस सैटर्न जब एक्टिव करेगा तो 2.5 साल का आपको फ्रेम मिल जाता है, जब जुपिटर उसमें से किसी को कर देगा तो उस साल 1 साल के अंदर हो जाएगा। अब आपको हाउस भी देखने हैं, उसके सिग्निफिकेशन, वहां पे कोई ग्रह बैठा है तो उस प्लेनेट के भी सिग्निफिकेशन देखने हैं, उससे रिलेटेड इवेंट भी होगा। और वो प्लेनेट किस हाउस का लॉर्ड है उससे रिलेटेड। जैसे यहाँ देखिए, सैटर्न एक्वेरियस में गोचर कर रहा है, तो 7वीं दृष्टि पड़ रही है 4th हाउस पे। 4th हाउस में बैठा है मार्स। मार्स भाइयों का कारक है, प्रॉपर्टी का कारक है, एक्सीडेंट का कारक।
कि 2.5 साल में ये चीजें होने के चांस है। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, क्योंकि 4th हाउस गाड़ी का भी, ठीक है। 4th हाउस पे दृष्टि डाला है सैटर्न, 7वीं 4th हाउस गाड़ी का है, प्रॉपर्टी का है, मदर का है। वहां पे मार्स बैठा है, तो मार्स कारक है भाइयों का, एक्सीडेंट का, प्रॉपर्टी का। अब जुपिटर जैसे ही मेष राशि में आया, भाई ये तो 2.5 साल के लिए रहेगा, ठीक है, पर होगा कब इवेंट? जुपिटर अभी आ चुका है मेष में, तो उसकी 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, उसकी भी 5वीं दृष्टि यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि इसी साल 2023 में मार्स है, प्रॉपर्टी, एक्सीडेंट, इससे रिलेटेड इवेंट हो सकता है, भाइयों से रिलेटेड इवेंट, या 4th हाउस के जो सिग्निफिकेशन उससे रिलेटेड। उसके अलावा मार्स की लॉर्डशिप देखिए, 7th का लॉर्ड है, 12th का, तो 7th हाउस बिजनेस और मैरिज का, 12th हाउस फॉरेन का, इससे रिलेटेड भी इवेंट हो, और एक से ज्यादा इवेंट भी हो सकता है शादी भी हो जाए, शादी के बाद फॉरेन भी चले जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो सैटर्न और जुपिटर जिस हाउस को एक्टिव करेंगे, सैटर्न जब करेगा तो 2.5 साल के लिए, उन 2.5 साल में जुपिटर जिसको करेगा उसका इवेंट। भाई अब सैटर्न यहाँ पे आ गया एक्वेरियस में, 7वीं दृष्टि यहाँ डाल रहा है, जुपिटर मेष में आ गया, उसकी 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही। 2023 में अब ये ऐसे ही रहेगा, तो 2023 में इसके इवेंट हो जाएंगे। अब अगले साल जब सैटर्न यहाँ, सॉरी, जुपिटर यहाँ चला जाएगा टॉरस में, सैटर्न की दृष्टि तो तब भी यहाँ पड़ेगी, बट इवेंट अगले साल नहीं होगा, क्योंकि अब जुपिटर की थोड़ी पड़ रही इस पे, अब जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी 5th पे, 7th पे। तो अगले साल कैसा होगा आप देखिए, सैटर्न की 10वीं दृष्टि भी यहाँ पड़ रही, तो 10th हाउस तो 2.5 साल में एक्टिव रहेगा, सॉरी 7th हाउस 2.5 साल में एक्टिव रहेगा, बट जैसे ही जुपिटर फिर 2024 में लगन में आएगा, उसकी भी 7वीं दृष्टि 7th हाउस पर, तो 2024 में 7th हाउस से रिलेटेड इवेंट, या यहाँ पे जुपिटर बैठा है तो जुपिटर के कारक और लॉर्डशिप देखिए, उससे रिलेटेड इवेंट। जैसे जुपिटर गुरु का कारक है, 2024 में गुरु मिल सकता है, जुपिटर 8th का लॉर्ड है, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी में जा सकता है। 7th हाउस भी एक्टिव है, ये हाउस 7th, तो मैरिज भी हो सकती है, या रिलेशनशिप में कोई इवेंट हो सकता है। तो सैटर्न और जुपिटर जिस हाउस को एक्टिव करेंगे उसी का इवेंट होगा। उस हाउस के सिग्निफिकेशन देखिए, प्लेनेट है तो प्लेनेट के, और प्लेनेट की लॉर्डशिप देखिए। अब यही सारा ट्रांजिट का खेल है, बाकी राहु केतु सन मून कुछ इवेंट नहीं करते बड़े जो आप परेशान रहते हैं, राहु का हो रहा, वो बात की बात है, जो कुछ करेंगे ये करेंगे, उनका रोल होता है, बट वो अलग चीज है। मेन यही है, सैटर्न जुपिटर जिस हाउस को एक्टिव कर रहे हैं, आप देखिए रिजल्ट वही। अब मैं आपको इसमें 2 एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे मैरिज और कैरियर को लेकर। सैटर्न और जुपिटर जिस साल 7th हाउस 7th लॉर्ड, यहाँ लिखा नहीं पर मैं बता दूं, 7th हाउस या 7th लॉर्ड या वीनस को एक्टिव करेंगे, उसी साल मैरिज या रिलेशनशिप का इवेंट होगा। 10th हाउस या 10th लॉर्ड को एक्टिव कर देंगे तो कैरियर में इवेंट होगा, नौकरी लग गई, शुरू हो गया, या जो भी हुआ। 12th हाउस 12th लॉर्ड और राहु को एक्टिव कर देंगे तो फॉरेन चले गए, या फॉरेन से रिलेटेड कोई, जैसे देखेंगे, जैसे सैटर्न गोचर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। 2 मिनट वेट कीजिए, थोड़ा टेक्निकल इशू है, 2 मिनट में सर आ जाएंगे। अनिरुद्ध आप हो क्या? हाँ सर, होना मैं, उनका हैंग हो गया है। हाँ, पीयू सर के आएंगे तो मेरे को बताना। हाँ सर। देखते रहो अभी 2 मिनट में।
अब 2 मिनट वेट कीजिए। मेरा वॉइस आ रहा है? हाँ आ रहा है। वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया, कोई नहीं, कंटिन्यू कर। हाँ सर, कीजिए कीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था जैसे सैटर्न एक्वेरियस में गोचर कर रहा है, तो 10वां दृष्टि 7th हाउस में पड़ रहा है, तो इन 2.5 साल में मैरिज हो सकता है। पर 2.5 में भी किस साल होगा? उस साल होगा जिस साल जुपिटर भी 7th हाउस 7th लॉर्ड ऑफ वीनस को एक्टिव कर दे, अपनी दृष्टि से या उसके ऊपर गोचर कर दे। अब ये ध्यान रखिएगा कि अब जरूरी नहीं कि सैटर्न ने 7th हाउस को किया तो जुपिटर भी 7th हाउस, जो पैरामीटर बताएंगे उसमें से किसी को कर दे। जैसे सैटर्न ने 7th हाउस को किया तो जुपिटर 7th हाउस को कर दे, या 7th लॉर्ड को कर दे, या वीनस को कर दे उस साल। या सैटर्न वीनस को कर रहा है, जुपिटर ने वीनस को कर दे, या 7th हाउस को कर दे, 7th लॉर्ड को कर दे। तीन जो पैरामीटर बताएंगे किसी को भी एक्टिव करें, लेकिन दोनों करने चाहिए उस इवेंट से रिलेटेड पैरामीटर पे। ये हर हाउस के लिए रूल है कि हाउस और हाउस, जिस हाउस या जिस हाउस लॉर्ड को सैटर्न और जुपिटर एक्टिव करेंगे जिस साल, उससे रिलेटेड इवेंट, जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। बट अब जब मैरिज की स्पेसिफिक बात हो रही तो मैं अभी मैरिज पे फोकस कर। तो जुपिटर अभी, सैटर्न यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है, जुपिटर अभी मेष में गोचर कर रहा है। इस साल मैरिज होने के चांस है? हाँ है। कैसे? 7th हाउस पे दृष्टि नहीं पड़ रही जुपिटर की, 7th लॉर्ड मार्स है उस पे पड़ रही, 1 2 3 4 5। ठीक। और देखिए, जुपिटर यहाँ गोचर कर रहा है तो उसकी 9वीं दृष्टि वीनस पे भी पड़ रही है। तो जुपिटर ने तो वीनस और 7th लॉर्ड दोनों को एक्टिव कर रखा है, और सैटर्न तो 7th हाउस को भी एक्टिव कर रहा है, दृष्टि डाल रहा है 10वीं, और 7वीं दृष्टि मार्स पे पड़ रहा है 7th लॉर्ड पे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है इस साल मैरिज, क्योंकि एक नहीं दो दो पैरामीटर को दोनों एक्टिव कर। जैसे एक और चार्ट, जैसे ये चार्ट, सैटर्न एक्वेरियस में आ गया तो लगन में गोचर कर रहा है, तो तीसरी दृष्टि किस पे पड़ रही? वीनस पे। 7वीं पड़ रही 7th हाउस पे, 10वीं पड़ रही है 10th हाउस। तो यहाँ भी सैटर्न ने वीनस और 7th हाउस दोनों को एक्टिव कर रखा, तो मैरिज के स्ट्रॉन्ग चांस। लेकिन किस साल मैरिज होगा? अब देखिए, जुपिटर भी यही गोचर कर रहा है एरीज में, मतलब वीनस के ऊपर, तो इसने भी वीनस को एक्टिव कर दिया। इसकी 5वीं दृष्टि भी 7th हाउस पे पड़ रही, इसने भी 7th हाउस और वीनस को एक्टिव कर, मतलब 2023 में मैरिज के स्ट्रॉन्ग चांस। अब देखिए, जैसे ये चार्ट, मान लेते हैं मैरिज का प्रेडिक्शन करना है, सैटर्न अभी यहाँ गोचर कर रहा है एक्वेरियस, तो इसने किस पे कर रखा है? 12th हाउस को एक्टिव कर रखा है, तीसरी दृष्टि पड़ रही 2nd हाउस पे, 7वीं पड़ रही 6th हाउस पे, अब 10वीं पड़ रही है 9th हाउस पे। 9th हाउस में कौन बैठा है? मरकरी, जो कि 7th हाउस का लॉर्ड, इसने 7th लॉर्ड को एक्टिव कर दिया। अब मैरिज होगा कब? जुपिटर गोचर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, 2nd हाउस में। क्या ये 7th हाउस 7th लॉर्ड या वीनस को एक्टिव कर रहा है? देखते हैं। यहाँ 2nd हाउस में 7th लॉर्ड और वीनस है नहीं। 5वीं दृष्टि पड़ रही 6th हाउस पे, वहां भी इन तीनों में से कुछ नहीं। 7वीं दृष्टि पड़ रही है 8th हाउस पे, वहां भी ऐसा कुछ नहीं। 9वीं दृष्टि पड़ रही 10th हाउस पे, तो वहां भी ऐसा कुछ नहीं। तो जुपिटर नहीं कर रहा है। सैटर्न तो 7th लॉर्ड को कर रहा है, जुपिटर नहीं कर रहा, तो इस साल मैरिज नहीं हुई। अब कैसे देखेंगे? अब आप देखिए, अगले साल जुपिटर चला जाएगा टॉरस 2024, तो उसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7th लॉर्ड मरकरी पे, 5वीं दृष्टि पड़ेगी डायरेक्ट 7th हाउस पे। तो आप कहेंगे कि 2024 में मैरिज का योग है, क्योंकि सैटर्न तो यही रहेगा अभी 23-24 और 25 में आधे साल तक, 2.5 साल तक, तो वो तो मरकरी पे दृष्टि डालता ही रहेगा। बट जुपिटर 2024 में डालेगा 7th हाउस और 7th लॉर्ड पे दृष्टि। इस तरीके,
इसी तरीके से मान लेते हैं आपको कैरियर का इवेंट देख, तो आप क्या देखेंगे, 10th हाउस और 10th लॉर्ड। जैसे सैटर्न यहाँ पे 12th हाउस में गोचर कर रहा है, 10th हाउस पे दृष्टि पड़ रही, नहीं पड़ रही। 10th लॉर्ड कौन है, जुपिटर, इसको एक्टिव कर रहा है, नहीं कर रहा है, ना तो उस पर दृष्टि पड़ रही ना गोचर हो रहा है। तो पहले सैटर्न को ही देखना, जब तक सैटर्न नहीं करेगा जुपिटर पे मत जाइए, पहले सैटर्न करेगा 2.5 साल के लिए, फिर जुपिटर को अप्लाई। अब आपको कैरियर का प्रेडिक्शन करना है, कोई इवेंट हो सकता है कि, तो अब आप देखिए, आप ट्रांजिट कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि 2.5 साल तक एक्वेरियस में रहेगा, तो 2.5 साल बाद ये कहाँ जा रहा है, अब लगन में जा रहा है। या नहीं भी है तो 2.5 साल बाद का कोई चार्ट बना के देख लीजिए, 2025 मई अप्रैल के बाद। या आप डायरेक्ट देखना है कब इवेंट होगा, 2024 में बना के देखिए, 25 में बना के देखिए, 26 में बना के देखिए। तो जैसे ही आप 2025 मई के बाद का चार्ट बनाएंगे, शनि यहाँ पे चले जाएंगे लगन। आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ बैठा है जुपिटर जो 10th लॉर्ड है, उस पर सैटर्न गोचर कर रहे हैं, एक्टिव कर दिए। तो इस 2.5 साल में कैरियर का इवेंट हो सकता है। दूसरा, सैटर्न की 10वीं दृष्टि भी 10th हाउस पे पड़ रही, तो कैरियर का इवेंट हो सकता है। दो चीजों को एक्टिव कर दिया, 10th हाउस को भी 10th लॉर्ड को भी। लेकिन इस 2.5 साल में कब होगा ये भी देखना है कि जुपिटर कहाँ गोचर करे, तो तब इवेंट होगा। या तो जुपिटर जेमिनाई में जब आएगा जिस साल, तो 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10th हाउस पे, या तो तब होगा। या जुपिटर कैंसर में होगा, तो उसका नवा दृष्टि पड़ेगा जुपिटर के ऊपर जो 10th लॉर्ड, तब इवेंट होगा। जैसे मान लेते हैं फॉरेन जाएगा कि नहीं जाएगा, या फॉरेन से रिलेटेड कोई काम है, तो क्या करें, तो आप देखेंगे सैटर्न और जुपिटर 12th हाउस, 12th लॉर्ड और राहु को, तीनों या तीनों में से किसी को जिस साल एक साथ एक्टिव करेंगे उसी साल होगा। जैसे मान लेते हैं इंसान फॉरेन का पूछे, तो जैसे सैटर्न यहाँ पे गोचर कर, तो क्या है, 12th हाउस में गोचर कर रहा है, तो 12th हाउस एक्टिव हो गया 2.5 साल। दूसरा, इसका 7वां दृष्टि सैटर्न पे पड़ रहा है, सैटर्न खुद ही 12th लॉर्ड है, तो ये चांस है कि 2.5 साल में फॉरेन जा सकता है। अब उसमें भी किस साल जाएगा, ये देखिए, इसी साल जुपिटर भी एरीज में आ गया, तो उसका भी 5वां दृष्टि, 1 2 3 4 5 6th हाउस में सैटर्न पे पड़ रहा है, सैटर्न 12th लॉर्ड, मतलब 2023 में फॉरेन से रिलेटेड इवेंट के चांस, क्योंकि सैटर्न ने 12th हाउस और 12th लॉर्ड को एक्टिव किया, और जुपिटर ने 12th लॉर्ड को एक्टिव कर दिया। अब जैसे इस चार्ट में कुंभ लगन, शनिदेव लगन में गोचर कर रहे हैं, लगन में ही राहु बैठ, तो मतलब फॉरेन जाने के चांसेस 2.5 साल। बट कब जाएगा, अब जुपिटर को देख, 12th लॉर्ड कौन है, सैटर्न, तो जुपिटर मान लेते हैं यहाँ गोचर कर, तो ना तो 12th हाउस को एक्टिव कर रहा है, ना 12th लॉर्ड, ना राहु। फिर अगले साल जैसे ही 4th हाउस में जाएगा, वहां से देखिए 7 8 9, 9वीं दृष्टि 12th हाउस से पड़ेगी, इस साल फॉरेन जा सकता है। इस तरीके से आपको ट्रांजिट रीड करना है। 3 इवेंट का मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल, किसी भी हाउस, जिस हाउस के लॉर्ड को वो एक्टिव कर रहे हैं उससे ही रिलेटेड इवेंट होगा। अब आप बाकी के लिए भी देख सकते हैं, मैरिज सबसे कॉमन होता है इसलिए मैंने बता दिया, कैरियर का मैंने बता दिया, फॉरेन का बता दिया। इसको अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जो प्रैक्टिस कर लेगा, कॉन्सेप्ट यही है ट्रांजिट का। और फिर से मैं कह रहा हूँ, बार बार खिचड़ी मत पकाइएगा, अरे सर राहु करेगा, केतु करेगा, अरे मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से, राहु केतु सन मून इंडिपेंडेंट कोई इवेंट नहीं देते। वो ठीक है, आप टीवी में राशिफल पढ़ते रहते ना, वो टीवी में ही देखने के लिए, नहीं आप अपने चार्ट पे लगा के देखिए फिर मुझे बताइए, क्योंकि कई बार वो फालतू के क्वेश्चन लोग करते रहते, जब जिस चीज के लिए आपको बता ही दिया गया क्लियर कट, तो उस पर क्वेश्चन करने से फायदा ही नहीं कोई।
आप लगा के देखिए, आपका जिस साल मैरिज हुआ होगा, सैटर्न जुपिटर ने 7th हाउस 7th लॉर्ड और वीनस को एक्टिव किया ही किया होगा। अपनी मैरिज की डेट का चार्ट बना के देख लीजिए, जिस दिन जिस साल आपका मैरिज हुआ, पूरे दिन में किसी भी समय को लेके बना लीजिए। मान लेते हैं आपका मैरिज 25 सितंबर 1990 को हुआ, तो 25 सितंबर 1990 का चार्ट बना के देखिए, 11, 12, 1, 2 कितने भी बजे, देखिए सैटर्न किस राशि में था, जुपिटर किस राशि, वो आपके बर्थ चार्ट में कहाँ आ रही, वहां लगा के देखिए। वहां से देखिए अपनी तीनों दृष्टि से या कैसे भी करके वो 7th हाउस 7th लॉर्ड या वीनस को एक्टिव कर रहे हैं कि नहीं। 75 से 80% केस में कर ही रहे होंगे। जहां पे 15-20% केस में नहीं कर रहे होंगे, वहां भी वो कर रहे होंगे, उसका रीजन है वो थोड़ा एडवांस का कॉन्सेप्ट। लेकिन आप यही कर लीजिए तो 80% तो आप प्रिडिक्शन कर ही लेंगे। कैरियर को लेके आप निकाल के देखिए इसी तरीके, जब जब आपके कैरियर में कोई इवेंट हुआ, नौकरी लगी, नौकरी छूटी, बिजनेस शुरू हुआ, तो इसे सैटर्न जुपिटर पे ही फोकस कीजिए। राहु केतु का क्या रोल है? रोल है बिल्कुल अलग, बट इवेंट देने वाले यही। बाकी ऑब्वियस सी बात है, प्लेनेट है तो रोल तो है। आप इसको अगर जो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेगा 10, 20, 50 चार्ट में, वो ट्रांजिट सीख गया, टाइमिंग भी कर लेगा। और नहीं सीखने वाले तो फिर उनका तो कुछ नहीं कहा जाए। चलिए अब मैं आपको तिथि के बारे में एक इम्पोर्टेंट